जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 16 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड गाइज, आपको बता दें, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइज आपके लिए अवेलेबल है। और इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके पेड बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत कांटेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपकी जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर जो है वो तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए आइए, ये है आपके टॉपिक्स। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी टॉपिक्स में वो आपको मैं लिखवाऊंगा, और हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से आपको सुनना है, जो जो मैं बताते चल रहा हूँ। बट उससे पहले, मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं हूं आपका एजुकेटर। आपके पहले कमेंट्स देखता हूं कि आपने क्या चीजें लिखी हैं। अ, सर, किसी राज्य में भारी मात्रा में ड्रग्स या करोड़ों रुपए या अवैध हथियार पकड़े गए, इन सब चीजों पर कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया ठहराया जाने पर उस राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स का जो है वो क्या किया जाता है? उसको जो है वो डिस्पोज कर दिया जाता है पूरी तरह से। राइट, और वो भी प्रॉपर कानूनी तरीके से। उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आजकल होती हैं पूरे प्रूफ्स के साथ। उसको डिस्पोज जो है वो किया जाता है। देखते हो ना आपकी कई बार शराब के आपने वीडियोस जो है वो देखे होंगे, शराब की बोतलें जो अवैध तरीके से पकड़ाई जाती हैं तो उसको बुलडोजर के सामने चढ़वा दिया जाता है। या फिर कई केस में आप देखते होंगे कच्ची शराब वगैरह जो होती है ना, तो उसको पूरी तरह से जो है वो डैमेज जो है वो करवाया जाता है। तो वो चीज होती है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत समाज के लिए जो है वो बिल्कुल खराब है। तो इसलिए, अच्छा, इवन आपने देखा होगा कि जो हाथी के दांत वगैरह की स्मगलिंग होती है तो आपको पता है उसको भी जलाया जाता है पब्लिक के सामने दिखाते हुए कि ये जो चीज है ये ऐसा कोई ना करें। ये जो भ्रम जो है वो मार्केट में जो है फैलाया हुआ है, और उसके कारण से बेचारे जानवरों को आप मार रहे हो, तो ये गलत है ना? तो उसकी डिमांड को जो है वो बेसिकली रोकने के लिए, समझे आप? आयुष गुप्ता जी। और आयुष गुप्ता ने बहुत सारे आंसर्स जो है वो दिए हैं, वेरी गुड यार। श्रेया तिवारी ने भी आंसर्स दिए हैं। ऋषभ अग्रवाल पुराने करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, वेरी गुड। बट आंसर्स भी देना शुरू करिए। आयुषी सिंह, आपके आंसर्स डिलीट हो रहे हैं, ऐसे ही शगुन जी के भी आंसर्स डिलीट हो रहे थे, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है यार। कुछ कुछ इशू है मेरे ख्याल से इसमें। हाँ, आयुष गुप्ता जी ने रिप्लाई भी किया है कि हो सकता है कि एप्लीकेशन ठीक से वर्क ना कर रहा हो। हाँ, है, कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं अभी। पायल भारती, वेरी गुड, आपने आंसर्स लिखे हैं, रेगुलर है पायल भारती। भारती भी बहुत बढ़िया यार। समीर भटनागर, प्रीति मिश्रा। मेरी विश है बट 5 करोड़ का नहीं दे पाऊंगी क्योंकि आउट ऑफ बजट हो जाएगा। बजट बजट की कमी नहीं होगी आपके पास। बट हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि लीगली तौर पे 5 करोड़ का तो गिफ्ट नहीं दिया जा सकता। बट कोई बात नहीं, आप सिलेक्शन ले लो यार, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए तो। उसके बाद मुझे पता है कि फिर कैसे जो है वो काम होते हैं। लीगल, इलीगल नहीं है ना, टू बी वेरी स्पेसिफिक। पता लगे लोग बोलेंगे लो भाई ये सर जो है वो करप्शन सिखा रहे हैं, नहीं। काफी सारी चीजें लीगली भी होती हैं, सरकारी तरीके से, सरकारी टेंडर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रीति मिश्रा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स दिए आपने। रोहित गुप्ता, बहुत शानदार। आयुषी सिंह, शरफ हैदर, वेरी गुड। ईशा ठाकुर, बहुत बढ़िया। चलो यार, अब कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को। बड़े इजी से टॉपिक है आज के, तो बस ज्यादातर सुनने वाले टॉपिक हैं, ध्यान से जो है वो सुनिएगा। मनरेगा वगैरह के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं? आप जानते हैं कि आप अवेयर हैं बिल्कुल मनरेगा के टॉपिक से। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो मनरेगा के अंदर कहीं वेज का क्राइसिस चल रहा है, पैसे वगैरह देखो बढ़ नहीं रहे हैं, बड़े इश्यूज है। कुछ समय पहले तो ये भी इशू सामने आया था कि लोगों को पैसा मिल नहीं रहा है, ये भी एक बड़ा इशू है, और ये इशू अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो ये मुद्दा जो है गाइस, वो ना ही सिर्फ गांव क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है गांव क्षेत्रों की, बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मिनिमम वेजेस और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को भी डायरेक्टली टच करता है। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जीएस पेपर 2 के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ध्यान सुनो। सबसे पहले मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस स्कीम के तहत हर एक हाउस होल्ड को, यानी कि गांव क्षेत्र में किसी के, मतलब हर एक जो घर है उसमें एक सदस्य को गारंटीड 100 दिनों की जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाती है, मिनिमम एक सदस्य को।
और ये एक लीगल अधिकार है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ स्कीम नहीं बल्कि एक कानूनी हक है, इसलिए इसको कानून के तहत लाया गया। क्या मुझे बता सकते हो मनरेगा को कौन से ईयर में लाया गया था? कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखकर बताओ। तो दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी इसी को माना जाता है गाइस, जिसमें पता है आपको 25 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वर्कर्स जो है वो यहां पर शामिल है। 25 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वर्कर्स, लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आज के रूरल भारत में, रूरल इंडिया में मनरेगा की रेलिवेंस बढ़ी है या कम हुई है? कौन बता सकता है कमेंट बॉक्स पे एक एग्जांपल के साथ। आज के समय पर गांव क्षेत्रों में मनरेगा की रेलिवेंस जो है वो बढ़ी है या कम हुई है? यानी कि उसकी उसका महत्व, सिग्निफिकेंस, है ना? तो ये बेहतर हुई है या कम हुई है, बताओ। तो अब प्रॉब्लम क्या है गाइस, तो उस पर हम लोग जो है वो बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। तो 3 अप्रैल को पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि वेजेस अब सबसिस्टेंस लेवल से भी नीचे हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि भाई जो मिनिमम जो भत्ता दिया जाना चाहिए व्यक्ति को उससे भी कम है, जिससे कि वो अपने जीवन दिनचर्या को चला सके, जीवन यापन कर सके, उससे भी कम है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए वेज रेट सिर्फ 5% से बढ़कर 294 पर डे हुआ है, जो महंगाई को मैच नहीं कर पा रहा। दूसरी पहली प्रॉब्लम तो ये वेजेस इन्फ्लेशन से पीछे रह गए। ठीक है, ये प्रॉब्लम है मनरेगा की, चाहो तो लिख सकते हो। क्या पंचायती राज कमेटी ने, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये कमेटी थी गाइस, चाहो तो लिख सकते हो। इसकी रिपोर्ट जो थी वो मनरेगा पर थी, जिन्होंने उन्होंने यही चीज मेंशन करी कि भाई भत्ते से रिलेटेड चिंताएं हैं काफी ज्यादा, है ना, वेजेस से रिलेटेड चिंताएं हैं काफी ज्यादा। पहली चीज इन्होंने बोली कि भाई इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा फीसदी के साथ ये फिक्स नहीं हो रहा है ना। आज की रेट में सबसिस्टेंस लेवल से भी काफी कम है। जितनी मुद्रा फीसदी महंगाई बढ़ती जा रही है उससे काफी कम है कि लोग जो है वो अपनी आजीविका चला नहीं पा रहे हैं। राइट, इन्होंने ये चीज बताई कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 5% इंक्रीज किया, उसके बावजूद एवरेज जो आ रहा है वो 294 रुपीज पर डे का आ रहा है। लिख लो ये मनरेगा तो के बारे में तो पूछते हैं ये लोग। फिर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है डिलेड पेमेंट्स। आज भी जो है वो पेमेंट जो है वो काफी तेजी से डिले हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही, टाइम पर जो है वो पेमेंट हो नहीं रही है। आपको पता है फरवरी 2025 तक, 2025 जो है वो फरवरी तक हम लोग को जो है वो देखने को मिला। एक मिनट, ये अलग अलग कमिटीज के नाम भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि फरवरी 2025 तक 12,219 करोड़ रुपए का पेमेंट ड्यू था। ये डिले ग्राउंड लेवल वर्कर्स को डिमोटिवेट करता है। भाई जब लोग काम कर रहे हैं और उनको पैसा नहीं मिलेगा तो डिमोटिवेट नहीं होंगे वो? सोचिए, एक गांव क्षेत्र में एक लेबर पूरा गुजारा मनरेगा के डेली वेजेस पर डिपेंडेंट रहता है, यानी कि उसका पूरा गुजारा जो होता है वो मनरेगा के डेली वेजेस पर होता है। और अगर मात्र 300 रुपए से भी कम, 294 भी टाइम पे ना मिले तो उसकी जिंदगी रोज की कैसे चलेगी? रोजमर्रा की जिंदगी कितना डिफिकल्ट है, सोच के देखो आप एक बार। और वेज फिक्स करने का सिस्टम भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये चीज आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। वेज फिक्स करने का सिस्टम, ये लिखो कि कैसे जो है वो मनरेगा के वेज फिक्स होते हैं। सेक्शन 6 क्लॉज 1, इसके अंडर केंद्र अपने हिसाब से वेज नोटिफाई करता है। पहला पॉइंट, मनरेगा जो कानून है उसका सेक्शन 6 क्लॉज 1 ये कहता है कि केंद्र अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली जो है वो मिनिमम वेज एक्ट 1948 को जो है वो नोटिफाई करेगा। 2011 के बाद से वेज रेट को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स से इंडेक्स किया जा रहा है, लेकिन ये काफी आउटडेटेड है। इसका बेस ईयर आज भी 2009 है। इमेजिन करो 2025 में 2009 के रेट से कैलकुलेशन हो रहा है। 2009 में आपने अगर बाहर मार्केट से समोसा खाया होगा ना, तो मैंने खाया था 5 रुपए के 3 मिलते थे मेरे स्कूल में, या 5 रुपए के 2 शायद, या 5 रुपए का एक मान लो यार, चलो ठीक है, अब इतना भी अपन गिरते नहीं है। क्योंकि जहां तक मुझे याद है मेरी कैंटीन में 2006, 6, 5, 6 के अराउंड तो 5 रुपए की 3 देती थी वो आंटी।
क्या समोसे रहते थे यार, मजा आ जाता था। स्कूल की कैंटीन के समोसे आए हैं, अभी सुनते सही मुंह में पानी आ गया मेरे तो। खुद बताओ आप, आपके टाइम पर 2009 में समोसा कितने रुपए का था, बता दो। अरे चलो 5 का एक तो था, आज की रेट में 10 का एक समोसा मिलता है, और वो भी मजेदार नहीं होता। मजेदार समोसा खाने तो 20 रुपए का मिल रहा है, 15 रुपए का मिल रहा है चटनी के साथ। पहले 5 रुपए का सेव डाल के मिल जाता था, सेव चटनी डाल के, दही डाल के। अब देखो 15 रुपए 20 रुपए का मिल रहा है, महंगाई देख रहे हो आप। और वहीं लेबर्स को 2009 के रेट के हिसाब से भत्ता मिलेगा, तो बेचारों की क्या स्थिति होगी आज की महंगाई के हिसाब से। तो क्या आपको लगता है कि सीपीआई रूरल इंडेक्स ज्यादा सूटेबल होगा मनरेगा के लिए? बिल्कुल नहीं। बट हाँ, समझना आपको जरूरी था कि आज भी 2009 के रेट के हिसाब से जो है वो केंद्र जो है वो देती है। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको समझना जो है वो जरूरी होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में इसको सेट किया गया और कहा कि 2009 बेस ईयर रहेगा, जो आज तक जो है वो अनचेंज्ड है। ये लिखना है आप। अब मेजर मुद्दा जो है वो क्या है, अगर हम बात करें मनरेगा के गैप्स में, मनरेगा के वेजेस में जो गैप्स है, सिक्किम में ये गैप 241 रुपए है। आर्टिकल 39 के इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क प्रिंसिपल का भी ये उल्लंघन कर रहा है, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट्स हैं। हरियाणा के अंदर 400 रुपए पर डे मिलता है, नागालैंड के अंदर 241 रुपए पर डे मिलता है, 159 का डिफरेंस। क्या ये सही है? बताओ आप, क्या ये सही है? गैप 159 का नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है गैप, सिर्फ समझना है। एक चीज ये लिखो, महेंद्र देव कमेटी, महेंद्र देव कमेटी 2014, इन्होंने सीपीआई रूरल शिफ्ट और स्टेट मिनिमम वेज अलाइनमेंट का सजेशन दिया था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फिस्कल बर्डन के चलते रिजेक्ट कर दिया। क्या लिखेंगे आप? इन्होंने सजेस्ट किया कि भैया इसको आप जितने भी भत्ते जो है, वेजेस जो है, जिनको आप मजदूरी दे रहे हो, उसको स्टेट मिनिमम वेजेस के साथ जो है वो लिंक कर दो, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, बट मिनिस्ट्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही नागेश सिंह कमेटी 2017, इन्होंने भी रिकमेंड किया कि सीपीआई रूरल के साथ जो है वो इसको स्विच कर दो। इसको 2019 में एक्सेप्ट जो है वो किया गया था, बट इसको अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है एग्रीकल्चरल लेबर के साथ। तो सीपीआई रूरल के साथ लिंक करने पर दोनों कमिटीज ने जिक्र किया। इवन अनूप सतपथी कमेटी 2019 की, इन्होंने बोला कि पूरी कंट्री के अंदर 375 रुपए पर डे जो है वो देना शुरू कर दो 2018 के प्राइस के हिसाब से। सिर्फ मात्र 2 स्टेट्स ही इस थ्रेश होल्ड को जो है वो एक्सीड कर पाई हैं। समझ रहे हो? तो क्या करना चाहिए? तो लीगल कंप्लायंस और फेयर वेजेस इंश्योर करने के लिए ये जरूरी है 2018 या 2022 बेस ईयर से मुद्राफीसदी का रियल इफेक्ट सामने आएगा। इंप्लीमेंट करो नेशनल फ्लोर वेज को, जिससे कि आपस में स्टेट्स के बीच में कहीं पे ज्यादा मिल रहा है, कहीं पर कम मिल रहा है, तो ये इनइक्वालिटी ना हो। टाइम पर पेमेंट्स मिलने चाहिए, इस चीज को इंश्योर करो, है ना। तो ये मनरेगा का सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है, ये गांव क्षेत्र की डिग्निटी, वहां पे रहने वाले लोगों की डिग्निटी, राइट टू वर्क और उनको इकोनॉमिक जस्टिस का एक पावरफुल टूल है। लेकिन जब तक वेज इन्फ्लेशन के साथ मैच नहीं करेंगे, यानी कि मजदूरी जो लोगों को मिल रही है वो मुद्राफीसदी के साथ मैच नहीं होगी, और टाइम पे मजदूरी नहीं मिलेगी, स्कीम अपना मेन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगी। इसलिए तो हम गरीबी के ट्रैप में है, क्योंकि ये बेसिक स्कीम ही हमारी सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रही है। बताओ, है। तो देखो कितनी अच्छी चीज आपको करंट अफेयर्स में सीखने को मिली। इसलिए करंट अफेयर्स का लेक्चर मेरा मिस मत किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। चलो आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ पर रहते हो, थोड़ा सा बताना यार। आपके यहाँ जो है वो बारिश वारिश की स्थिति जो है वो क्या चल रही है? यहाँ तो बड़ी लाइट वाइट बहुत जा रही है। यहाँ पर तो, मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रहता हूँ, यहाँ तो बारिश की तो स्थिति नहीं है वैसे, बट लाइट वगैरह का बड़ा इशू है। तो चलो, अभी वही मुझे डर हो ही रहा था, इसलिए मैंने अभी जस्ट अभी चार्जिंग पे जो है वो लगाया लैपटॉप, क्योंकि लाइट का बड़ा इशू है। क्योंकि घंटों घंटों तक लाइट जो है पता नहीं क्यों जा रही है, और गर्मियों में किसी ने आंसर दिया नहीं था यार, मैंने कल क्वेश्चन भी पूछा था कि गर्मियों में लाइट क्यों जाती है। चलो, नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया हमारा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनने वाला ज्यादा है। ट्रेड और टेक अनसर्टेनिटी, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट गाइस इंडिया की इकोनॉमी, स्टार्टअप में और आपके सिविल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को।
अमेरिका के प्रेसिडेंट ने रीसेंट में चाइना के अगेंस्ट बड़े बड़े ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए। ये बात सभी को पता होगी। चाइनीज इंपोर्ट पर अब 125% तक का टैरिफ लग गया। ये बात हमें पहले से पता थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा। याद याद आ रहा है मेरे पुराने लेक्चर्स कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेकर आएगा, दोबारा से ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा जो कोविड के पहले देखने को मिला था। अब ऐसा इमेजिन करो, एक तरफ चाइना है, एक तरफ यूएसए है। यूएसए के पास चाइना का कच्चा माल जा रहा है ना। अब यूएसए अगर चाइना के इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ बढ़ा देगा, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा देगा, तो फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज चाइना से यूएसए में एंटर होगी, तो वो अब 100 रुपए की चीज सपोज करो कि 225 रुपए की हो जाएगी। कम ऑन, यस और नो। अब इतनी महंगी चीज, अब रॉ मटेरियल कच्चा माल इतना महंगा होगा तो फिनिश प्रोडक्ट भी महंगा बनेगा। तो क्या, और ये फिनिश प्रोडक्ट अगर यूएसए से दूसरी कंट्रीज में जाएगा तो क्या इससे पूरी दुनिया भर में अनस्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी? क्या इससे पूरी दुनिया भर में महंगाई नहीं बढ़ जाएगी? बोलो हाँ या ना, जल्दी। यस। समझ में आ रही है? मुंडी हिलाओ। समझ में आ रही है? यस। एक्टिव रहो गुरु। अब भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे स्टार्टअप्स को अब सिर्फ कंज्यूमर एप्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, हमें डीप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ बढ़ना होगा। यानी दुनिया में ट्रेड और टेक दोनों लेवल पर अनसर्टेनिटी चल रही है, एक तरफ ट्रेड की और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की, और इंडिया को इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, सुनने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है इसमें। तो गाइस देखो, पूरे दुनिया भर के ट्रेड में हो क्या रहा है, समझते हैं सिंपल शब्दों में। समझ तो गई हो आप, फिर से समझ लो। अमेरिका ने पहले टैरिफ लगाया, फिर 90 दिन का पॉज कर दिया, शांत कर दिया, बट चाइना के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट बना रहा। चाइना ने भी जवाब दिया, 84% तक काउंटर टैरिफ लगा दिया यूएसए के सामान पर। इन सबसे पूरे दुनिया भर की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। अब इंडिया के लिए मैसेज क्या है? इंडिया के लिए यह मैसेज है कि पूरे दुनिया भर का ट्रेड अब प्रिडिक्टेबल नहीं रहा, इसलिए इंडिया को अपनी बायलैटरल डील्स फास्ट करनी चाहिए। यानी कि आपस में कंट्रीज के बीच में हमें डील्स करनी चाहिए कि भाई हम तुम तक सामान पहुंचाएंगे तो इतने में दो, ज्यादा कस्टम ड्यूटीज लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सस्ता करो, जहां 5% लगा रहे हो वहां दो लगाओ। समझ रहे हो? और हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, स्पेशली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वरना हम बहुत पीछे हो जाएंगे। अब कुछ और चीजों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इंडिया के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है, ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ एप्लीकेशन और ई कॉमर्स तक लिमिटेड है। डीप टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग या स्पेस टेक, इसमें अभी भी कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसीज लाई हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गई, 10,000 करोड़ का डीप टेक फंड हो गया, इंडिया एआई मिशन हो गया, और आधार, यूपीआई, भारत नेट जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने ग्रोथ को सपोर्ट भी किया है। तो इंडिया ने अपनी तरफ से काम किया, बट ये पर्याप्त नहीं है, इससे और ज्यादा करने की हमें आवश्यकता है। देखो ये सब चीजें हम लेकर आए। इंडिया तीसरे नंबर पर है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है, मोस्टली ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक और फिनटेक्स पर जो है फोकस करती है। हमें दोबारा से यूनिकॉर्न क्या होती है ये मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आपको इसका आंसर बताइए। अब सुनना, हमारे स्टार्टअप्स ज्यादातर बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C वाले हैं, है ना। ज्यादातर आपको स्टार्टअप्स कैसे दिख रहे हैं? B2C वाले ही हैं हमारे यहाँ, कि बिजनेस चालू किया, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचे। B2B वाले कम है, क्विक डिलीवरी मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, इनोवेशन कम होता है। डीप टेक में सिर्फ 1.6 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट हुआ है, जो काफी कम है ना। तो ये वेंचर कैपिटल की बात करें, वीसीस, तो इंडिया का वेंचर कैपिटल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, फटाक से प्रॉफिट निकालो। लॉन्ग टर्म रिसर्च में इंटरेस्ट कम है सबका, लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो 2 महीने 3 महीने में डबल कर लो, निकल लो। लोग ये नहीं सोच रहे कि भाई किसी इनोवेशन पर काम करें, किसी चीज पर रिसर्च करें, रिसर्च पर पैसा लगाएं, हालांकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इस पर बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो स्टैब्लिश्ड सस्टेनेबल कंपनीज हैं, इंडियन गवर्नमेंट है, इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटीज के लिंक हमारे यहाँ पे कमजोर है, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। आईआईटीज भी उतनी इंडस्ट्री लिंक्ड नहीं है जितनी होनी चाहिए आज की रेट के हिसाब से।
इवन रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी स्लो हैं। कोई बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ, उसको खड़ा होने में ही बहुत सारे कागजबाजी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी वैसा नहीं है जैसा रिक्वायर्ड है। एग्जिट पॉलिसी और एफडीआई में रेड टेप बहुत ज्यादा है। रेड टेपिज्म समझते हो ना, फाइल ऊपर पहुंचाने का पैसा। तो अगर इंडिया को ग्लोबल टेक पावर बनना है तो ये स्टेप्स लेने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, जो लिख सकते हो आप। काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आप लिखें। पहली चीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग बढ़ाकर जीडीपी का 2% तक ले जाना होगा। ये लिखेंगे आप। चाइना और जर्मनी के लेवल पर एकेडमी इंडस्ट्री गैप को फिल करना पड़ेगा। आईआईटीज और स्टार्टअप्स को मिलकर काम करना पड़ेगा। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको लिंक करना पड़ेगा कंपनीज वगैरह के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ। स्कूल लेवल से एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम सीख सिखाना होगा। डीप टेक स्लो होता है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें, तो डीप टेक पर इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर आओ। पेशेंट कैपिटल जिसको होते, पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करो, तो इस पर हमें बेसिकली लोगों को वो करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कानून को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पेटेंट अप्रूवल, आईपी प्रोटेक्शन, डार्पा स्टाइल इनोवेशन मॉडल अडॉप्ट जो है वो करना पड़ेगा। ये आप डार्पा स्टाइल मिशन ड्रिवन मॉडल, ये आप जो है वो आज पढ़ेंगे, ये आपका एक टास्क है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टाइल, मजा आ जाएगा इसको पढ़कर। बहुत शानदार इनोवेशन इनोवेटिव मॉडल है ये। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, सिर्फ सुनने वाला था। आपको समस्या जो है हमारे यहाँ की जो है वो समझ में आ गई? यस है। इकोनॉमी का नहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि पूरे इंडिया के फ्यूचर का सवाल है भाई। एक बार रिपीट कर देता हूं, यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुआ, उसमें पता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। दूसरी कंट्री के साथ बायलेटरल रिलेशंस बनाने पड़ेंगे प्रोडक्ट को सस्ता करवाने के लिए, वरना इंडिया बहुत पीछे हो सकता है। इंडिया आज की डेट में सिर्फ छोटी मोटी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इंडिया को डीप टेक टेक्नोलॉजीज पर काम करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, आर&डी की जरूरत है। इंस्टीट्यूशंस को लिंक करने की जरूरत है। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन है, अभी पढ़ाया मैंने आपको, बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर कि हमें कितने परसेंट जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एलोकेट करना होगा अगर हमारी स्थिति हमें सुधारनी है तो। फटाक से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जो है वो लिखकर बताइए। जिसका डर था वही हो गया। हो गई लाइट का इशू, इन्वर्टर भी बहुत कम टाइम के लिए चलेगा। चलो फटाफट निपटाएं। अब देखो, ध्यान सुनो, जल्दबाजी के चक्कर में अपन चीजें मिस नहीं करेंगे। यही तो सिविल सर्विसेज का गेम है कि घड़ी देखकर पढ़ाई नहीं होती बॉस। क्या आपको पता है कि हर साल हमारे मेट्रो शहरों में हजारों लोग सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं? पता है एनसीआरबी का डेटा बहुत पुराना है, एक हर 3 मिनट में एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट के कारण मर रहा है। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। हमारे शहरों में पेडेस्टेरियंस और साइकिलिस्ट के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल चलाने वालों के लिए। क्योंकि पीछे से आएगा एक गाड़ी वाला, ठोक देगा और चिल्लाएगा, निकिता। देखा है वो, गांजा पी के गाड़ी चलाओ, दारू पी के गाड़ी चलाओ, है किसी की जान जो है वो चली जाए, कोई मतलब नहीं है भाई। बिल्कुल नहीं। आप अगर किसी के साथ हो और अगर आप वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टू स्टॉप हिम और हर। बट अगर वो बोले नहीं भाई, तो तेरा गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा, है उल्टा बोल रहा था मैं, गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा, पट देना उसमें एक लपाड़ा, चाहे कोई भी हो। बोले चल शांति से बैठ जा इधर, है। या फिर दूसरी चीज ये बोलना, चलो भाई मैं तो उतर रहा हूँ और मैं डायल 100 पे फोन कर रहा हूँ या फोन कर रही हूँ, बाकी यू टेक केयर ऑफ इट। कभी नहीं, कभी ये गलती करना नहीं है, क्योंकि आप फिर जुर्म को आप खुद जो है वो प्रेरित कर रहे हो, घटना को आप खुद प्रेरित कर रहे हो। तो आइए हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अर्बन एक्टिव मोबिलिटी। एक ऐसी सोच जो पॉल्यूशन, हेल्थ और रोड सेफ्टी तीनों का सल्यूशन बन सकती है। आओ, एक्टिव मोबिलिटी, हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लो। व्हाट इज एक्टिव मोबिलिटी, ये आपसे पूछा जा सकता है। सक्रिय गतिशीलता, हिंदी में तो लिख लोगे बट इंग्लिश में ब्रैकेट में एक्टिव मोबिलिटी भी लिखना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। बिना किसी मोटर के चलाने वाला ट्रांसपोर्ट। पहला पॉइंट तो ये है, कोई भी मोटर नहीं है,
और ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसको आप चला रहे हो बिना किसी मोटर के चलाने वाला ट्रांसपोर्ट, है ना कि आप ऐसा कोई मोटर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल चलाओ जिसमें मोटर नहीं है, मतलब साइकिल, वॉक करना, साइकिल चलाना, स्केट बोर्डिंग करना, है जो डेली कम्यूट के लिए होती है। इसका फोकस होता है सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और लो कॉस्ट मोबिलिटी पे। अच्छा, आपको पता है एक जगह है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में, बहुत शानदार जगह है। मेरा छोटा भाई अभी लंदन में है, उसका नेक्स्ट टारगेट एम्स्टर्डम है, क्योंकि वो म्यूजिक प्रोड्यूसर और वहां पर सबसे ज्यादा डीजे और प्रोड्यूसर्स वहां पे, मतलब टॉप लेवल के वहां पर उनका पूरा हब है। वो जगह पता है आपको कैसी है? अच्छा, ये वो मूवी भी तो थी यार एक, क्या नाम है उसका, शाहरुख खान की एक मूवी है, जैसी जैसी मेट हैरी मेट सेजल, हाँ। जैसी मेट वो हैरी मेट सेजल। तो उसमें आपने जो है वो देखा होगा, जब हैरी मेट सेजल वाली मूवी में जिस लोकेशन पर वो थे, वो लोकेशन जो थी वो एम्स्टर्डम थी, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। वहां पे पता है मोटर व्हीकल्स का उपयोग बहुत कम होता है, बहुत ना के बराबर, ओनली साइकिल्स। तो कुछ ऐसी ही एरियाज बनाने पर बेसिकली टारगेट है, क्योंकि मोटर्स नहीं होंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, हर किसी के लिए एक्सेसिबल होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से काम जो है वो चल सकता है, एक्सप्रेस वे की जरूरत नहीं। बट क्या आज की डेट में जब लोग इतनी तेजी से भाग रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचना चाहते हैं आजकल तो मतलब ये मान के चलो कि लोग जो है वो लाइटनिंग स्पीड में पहुंचना चाहते हैं। अब लोग की क्या, मैं अपनी बात कर लूं, मैं भी सोचता हूँ फटाफट टुक टुक टुक, मैं ऐसे सोचूं एकदम से कि चलो ऊपर वाले रूम में मुझे जाना, फट से मैं मतलब ऐसे सोचूं और ऊपर वाले रूम में पहुंच जाऊं, गायब हो गए हैं, ऐसी कुछ शक्ति मिल जाए। तो आज की स्पीड जो है वो लोगों की वो ये है, आप भी सोचते होंगे भाई कि आपका टाइम बचे। तो क्या ये मॉडल आज की डेट में सक्सेसफुल हो पाएगा? आपका क्या विचार है, आप बताओ चलो, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो सिर्फ विचार पूछने वाला है बस, और कुछ नहीं है। बाकी एक्टिव मोबिलिटी क्या है इसके बारे में हमने बात करी ली, और ये दुर्घटना से रिलेटेड जो है वो टॉपिक था, और उसमें एक्टिव मोबिलिटी की बात हुई है। क्या बात हुई, आइए बात करते हैं। इंडिया जैसे देश में जहां हर दिन 12,000 नई कार्स बेची जा रही हैं, 12,000 नई कार्स, और पॉल्यूशन, कंजेशन, रोड डेथ बढ़ते जा रहे हैं, एक्टिव मोबिलिटी एक जरूरी ऑल्टरनेटिव बन गया है। एग्जाम्पल की बात करें तो दिल्ली, पुणे, कोची ऐसी सिटीज ने साइकिलिंग साइकिलिंग ट्रैक्स और बाइक शेयरिंग सिस्टम लॉन्च किए। बेंगलुरु में पेडेस्टेरियन डेथ के बाद कर्नाटक एक्टिव मोबिलिटी बिल लेकर आया, जिसमें जो पैदल चलने वाले पेडेस्टेरियन जिनको हम लोग बोलते हैं और साइकिल चलाने वाले साइकिलिस्ट, इनके लीगल अधिकार को प्रोटेक्ट किया गया है। तो कर्नाटक जैसे शहर में, दिल्ली जैसी जगहों में ये सब चीजें शुरू हुई। बेंगलुरु, है ना, कर्नाटक एक्टिव मोबिलिटी बिल ये लेकर आया, ड्राफ्ट है ये, राइट, जिसने इंश्योर किया कि भाई लीगल अधिकार जो है वो मिले। तो एक्टिव मोबिलिटी सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हेल्थ और इकोनॉमी के लिए भी एक ब्लेसिंग है। इसके फायदे क्या है भाई? एनवायरमेंट को फायदा है, हेल्थ को फायदा है, पेट्रोल लगेगा नहीं, आपकी जेब को फायदा है ना, इकोनॉमिक कट इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। बट प्रॉब्लम यही है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैदल पैदल चलने वालों की जगह नहीं है आज की डेट में रोड पे। 85% रोड सेफ नहीं है पेडेस्टेरियंस के लिए, मोटर व्हीकल्स का इंक्रोचमेंट, कब्जा है। अरे बाइक चलाने वाले फुटपाथ पे बाइक चलाते हैं, देखा होगा आपने। सोसाइटी में गाड़ी होना स्टेटस सिंबल आ रहा है भाई, हमारे घर के बाहर तो पांच पांच गाड़ियां खड़ी है। मैं ही बोलता हूँ ये सब चीजें आपको, और देखो आज यही चीज पढ़ानी पड़ रही है कि नहीं ये सब गलत है। हर एक इंसान की अपनी चॉइस होती है, मेरा शौक है यार थोड़ा, क्या करें। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आओ, है शौक तो पूरे करने हैं, पर्यावरण को बचाना है तो भी ठीक है। बट हाँ, मेरे शौक है, बट मैं केयरलेस नहीं हूँ यार, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर हूँ। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजें जो है वो करता हूँ, ट्रैफिक सेफ्टी का ध्यान रखता हूँ हर एक तरीके से। तो यही चीज है। तो दुनिया के तो कुछ देशों ने एक्टिव मोबिलिटी में काफी प्रोग्रेस करी है, देखो। अब जो मैं आपको जिस मॉडल की बात कर रहा था, ये डच मॉडल है, नीदरलैंड्स का, लिख लो भाई, ये चीज लिख लो, ये आपके लिए हेल्प करेगी। 35,000 से ज्यादा किलोमीटर साइकिलिंग लेन्स है यहाँ पर, अर्ली एज से साइकिलिंग कल्चर है, बच्चों बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा साइकिल से जाओ। हमें भी सिखाया जाता था, बट क्या हुआ, बड़े होकर हम लोग तो डिमांड करने लगे, जैसे मैं ही था कि पापा 220 चाहिए वरना खाना नहीं खाऊंगा। तो आई 220 भी, 220 से पेट भर गया। पेट क्या भर गया, मुझे तो एंकल लूजिंग की प्रॉब्लम हो गई थी।
वरना मुझे बाइक बहुत पसंद है यार। मैंने हायाबुसा, निंजा, हर प्रकार की बाइक जो है वो चलाई है। मतलब जिस समय मैं चलाता था उस समय ये सब बाइक्स थी। R1, रफ्तार मुझे बहुत पसंद थी। फिर बाद में समझ में आया वो नया नया जोश नहीं होता, खून कि भाई रफ्तार चाहिए। बट हुआ ये कि बॉडी ने साथ नहीं दिया, ऐसी प्रॉब्लम ने जकड़ लिया। फिर शौक हो गया कारों का कि नहीं भाई कार चलानी है, BMW, ऑडी है। फिर नेक्स्ट आता है जर्मन मॉडल बर्लिन का, वेरी इंपॉर्टेंट। इन लोगों ने फुटपाथ बहुत चौड़े बना रखे हैं, स्पीड लिमिट्स बहुत तरीके। हमारे यहाँ पर पता है ट्रैफिक नियमों को, पता है, अगर लोग फॉलो कर लेना प्रॉपर तरीके से तो मजा आ जाएगा। लोग फॉलो नहीं करते, कोई भी कहीं से भी घुस जाता है। मतलब दिल्ली में तो मुझे नहीं पता यार लोग कैसे चला लेते हैं दिल्ली के अंदर गाड़ी। मुझे तो उनका वो सिस्टम ही समझ में नहीं आता। वो जो बड़ा सा वो उनका चौराहा जो होता है ना, जिसको बोलते हैं अपन, अरे चौराहा समझते होगे ना सभी लोग, उसमें पता नहीं कैसे निकलते हैं यार लोग बाग इतनी तेजी में, इधर से उधर उधर से इधर। मैं तो बड़ा, मतलब दिल्ली में मुझे गाड़ी चलाने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, बहुत। दिल्ली के अंदर फोर व्हीलर भाई हाथ जोड़े, फोर व्हीलर टू व्हीलर कुछ भी ले लो यार, मेरे को बहुत दिक्कत होती है दिल्ली में गाड़ी चलाने में। उसका सिस्टम ही मुझे समझ में नहीं आता। और एक तो लोग इतनी तेजी में जाते हैं, डर ही लगने लगता है भाई। आपने ब्रेक मारा किसी भी घटना के चक्कर में सामने वाले को बचाने के लिए, तो पीछे वाला ढुक जाएगा आप में। यूरोपियन यूनियन का विजन जीरो, ये भी लिख लेना। रोड डेथ जीरो करने की प्लानिंग है। सेफ रोड के थ्रू पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली पॉलिसीज बनाओ। इसमें पता है मोटर चालक जो है, गाड़ी चालक जो है, उनको सतर्कता दिखाने की आवश्यकता है। तो बस जरूरत यही है भाई, स्ट्रांग बिल लेकर आओ पुलिस वाला। ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस में आप एक SP हो, आपने देखा कि ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस है आपके, आप वहां पर खड़े हुए भले ही, बट आपका जो मान के चलो कि एक इंचार्ज है, इसको आपने जो है वो लगा के रखा है, अपॉइंट करके रखा है, उसने ड्रिंक एंड देखा कि अच्छा पिया हुआ ये, कोई बात नहीं, ला दे 1,000 रुपए, निकल। तो प्रॉब्लम क्या हुई? एक तो करप्शन की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम सामने आकर वो दूसरे को ठोक देगा। स्ट्रिक्ट नियम लेकर आओ भाई, स्ट्रिक्ट नियम। डेटा ड्रिवन प्लानिंग लेकर आओ एक्सीडेंट प्रोन जोन के लिए, है ना। तो ये सब चीजें करने की बहुत जरूरी, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर भारत को ट्रूली सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाना है तो हमें कार सेंट्रिक सोच से बाहर निकलकर पेडिस्ट्रियन और साइक्लिस्ट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी होगी। चलो आज की आर्टिकल को पढ़ने के बाद अब मैं आसपास अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं अपनी गाड़ी नहीं निकालूंगा, मैं पैदल जाऊंगा। ये मैं कमिट करता हूं आप सब लोगों के सामने, क्योंकि मैं बड़ा बेकार आदमी हूं पता है इस मामले में। मेरे को अगर मेरे घर के सामने जो ग्राउंड है ना, उसके साइड में ही एक वो है, एक शॉप है दूध वूध की है, इन सब चीजों की। तो मैं इतना बेकार हो गया हूं कि मैं उठकर वहां तक दूध लेने नहीं जा सकता, या कोई मुझे ग्रोसरी का कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं जा सकता। जाना है तो मैं कार से जाऊंगा, या ब्लिंकिट कर लूंगा। इतना बेकार हो गया हूं मैं। बट आज मैं प्रॉमिस करता हूं आप सबके सामने, और आप लोग भी प्रॉमिस करेंगे कि अब आप जितना हो सके उतना मोटराइज्ड व्हीकल को अवॉइड करेंगे। आप आने वाले समय के अधिकारी हो, तो आपको लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है ना। बड़ा मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पता लगे कहीं बाहर निकले पैदल जो है वो जा रहे हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कोई पूछे कि भाई पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, अरे वो सर ने बोला था कि पैदल चलो तो हम पैदल घूम रहे हैं। अरे काम पहले भाई, प्रायोरिटी पहले, फिर पैदल घूमते रहो, पहले अपना टारगेट पूरा करो। ठीक है, तो बस ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और कुछ नहीं है। टॉपिक 4 इंडिया और NDB इंफ्रास्ट्रक्चर पैक्ट, और टॉपिक 5 मैं संडे को कवर अप कराऊंगा। नहीं, ये वाला टॉपिक आप खुद पढ़ेंगे एक बार, ब्लू कैटेगरी कंट्रोवर्सी। जिनके पास वो है, ये एक बार, ये वाइट कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये समझना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। संडे को अपन ये वाला टॉपिक जो है वो कवर अप करेंगे। आज बस इतना ही रख रहे हैं। इंडियन स्टार टॉर्टोइस के बारे में बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की कि क्या होगा इसका आंसर। और ये इसकी डिटेल्स यहाँ पर जो है वो दी हुई है। मालाबार से ग्रे हॉर्नबिल, ये भी एक स्पीशीज से रिलेटेड टॉपिक है, इसका भी आंसर देने का ट्राई करो। और ये पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एज इट इज, ये पूरी की पूरी लिख भी लेना है ना ये वीडियो को पॉज करके। वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ये वही ब्लू कैटेगरी से रिलेटेड टॉपिक है, इसका भी आंसर मत लिखना, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, फिर इसका आंसर आप लिखना। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं हूं आपका एजुकेटर, और ये है हमारे ज्ञान सर गाइस। और इनके पेड बैच को जरूर ज्वाइन करो। GS की बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। UPPCS, BPSC, UKPSC, RO,
ARO BEO UPSSC एग्जाम की तैयारी करो, तुरंत फोन घुमाओ और बता देना कि आप करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलरली फॉलो करते हो, तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है यहाँ पर। चलिए, साइन ऑफ करता हूँ, मिलता हूँ हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।